राम राम सबको। हमारे मूमल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और इस पर आपको रोज़ पॉलिटिकल साइंस से संबंधित अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। और जो चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड हो या अदर कोई भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, तो शॉर्ट एंड स्वीट अच्छा कंटेंट पॉलिटिकल साइंस से आपको देखने को मिलेगा। और ये रोज़ क्लासेज आपको इसी समय मिलेगी। और हमारे चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज जो हम पॉलिटी का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। वापस बोलो मुझे। नहीं बोल दो शुरू। अब शुरू करा दें, है ना? रोक दिया ना एक बार, चालू है। अच्छा बाद में काट देते है ना। चलो तो आज हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। और इस टॉपिक में आपको शॉर्ट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। जो भी आपके सुझाव हो वो चैनल पर स्वीकार्य हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। यस, सभी रेडी हो? तो चलिए, हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। देखो बच्चों, वैसे तो आप बहुत कुछ जानते हो भारतीय संविधान के बारे में। आज हम उन प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे जो भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए हैं, अडॉप्ट किए गए हैं, स्वीकार किए गए हैं। तो चलो हम सबसे पहले पढ़ते हैं संयुक्त राज्य जो अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। आप सब जानते हैं संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उनसे कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। उनमें सबसे पहले आता है हमारे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में है, आप सब जानते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये मौलिक अधिकार हमने कहाँ से ग्रहण किए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार के बाद में आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, ये लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी हमने अमेरिका से ग्रहण की है। यह अमेरिका के संविधान पर आधारित है। और एक चीज आपने सुना होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है हम भारत के लोग। प्रथम लाइन है प्रारंभ में, शुरू में, हम भारत के लोग जो शब्द हैं, हम भारत के लोग शब्द भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर आधारित है। उसके अलावा आप सब जानते हो हमारे भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। सभी जानते हैं कि यहाँ न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। और वो आपने नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 50 में पढ़ा है कि कार्यपालिका से अलग न्यायपालिका होगी। तो आपको ध्यान में रखना है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर आधारित है। इसके अलावा आपने सुना होगा न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर आधारित है। लेकिन आप सब जानते हो न्यायिक पुनरावलोकन शब्द संविधान में उल्लेखित नहीं है, ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि न्यायपालिका अपने द्वारा दिए गए फैसलों का वापस अवलोकन कर सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखित रूप में नहीं है। इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का जो पद है, आप सभी जानते हैं उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में 63 में है। यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर आधारित है। इसके अलावा आपने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाए जाने के संदर्भ में महाभियोग शब्द की जो चर्चा की जाती है वो भी अमेरिका के संविधान पर आधारित है। तो देखो इधर आप सर्वोच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय, तो ध्यान रखना सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा राष्ट्रपति को पद से हटाने के संदर्भ में महाभियोग की प्रक्रिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत में जो राष्ट्रपति का पद है, इन सबको हटाने के संदर्भ में जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसका प्रावधान भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया। इसके अलावा आप सब जानते हो संविधान की सर्वोच्चता, कि देश में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। क्यों माना गया आप सब जानते हो, क्योंकि किसी भी देश की शासन व्यवस्था संविधान पर आधारित होती है, उनमें उल्लेखित नियम और कानूनों पर आधारित होती है। तो ये प्रावधान भी हमने संविधान की जो सर्वोच्चता है, ये प्रावधान भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर आधारित है। तो इन बातों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। एक बार वापस आप रिवाइज करें। मौलिक अधिकार है, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है जो भारत में, उसके अलावा हम भारत के लोग जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभ में मिलता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उसके साथ साथ उच्च न्यायालय और राष्ट्रपति, इन सब को पद से हटाने के संदर्भ में जो महाभियोग है, ये प्रक्रिया भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर आधारित है। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में महाभियोग की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 61 में ध्यान रखना, अनुच्छेद 61 में, जबकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के संदर्भ में जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के उप अनुच्छेद 4 और 124 के उप अनुच्छेद 5 में वर्णित है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। और राष्ट्रपति जो भारत में सर्वोच्च पद होता है, राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो प्रावधान लिए उनके बारे में हमने जान लिया है। अब अगला जो देश है जहाँ से हमने संवैधानिक प्रावधान ग्रहण किए हैं, उस देश का नाम है ब्रिटेन। चलो देखिए, इसको हम फिनिश कर रहे हैं, बैठा रहे हैं। भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत है उनमें नाम आता है एक देश ब्रिटेन का, और इसके बारे में आप सब लोग पहली बात ही जानते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना होगा कि भारतीय संविधान में जो भी प्रावधान ग्रहण किए हैं वो सबसे ज्यादा यदि प्रावधान आपसे पूछे तो 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान में जो भी प्रावधान है वो सबसे अधिक प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है, और उसके बाद यदि नंबर आता है तो वो आता है ब्रिटेन देश का। यदि आपके क्वेश्चन आए कि भारत के संविधान में जो प्रावधान ग्रहण किए गए हैं वो सर्वाधिक कहाँ से ग्रहण किए हैं, पर्टिकुलर यदि आंसर पहला है 1935 भारत शासन अधिनियम, तो आपको आंसर ये करना है। और क्वेश्चन में यदि ये दे कि भारतीय संविधान में जो प्रावधान ग्रहण किए गए हैं वो कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, उसमें यदि दोनों ऑप्शन आते हैं तो दोनों आपको करना है, 1935 भारत शासन अधिनियम और ब्रिटेन। क्योंकि भारत शासन अधिनियम से लगभग हमने 75% प्रावधान ग्रहण किए, और उसके बाद में जो अधिकतर प्रावधान हमारे संविधान में है तो वो ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। तो चलिए देखिए ब्रिटेन से कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं, या ब्रिटिश संविधान पर आधारित जो प्रावधान है जिनको भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया वो कौन कौन से हैं। तो देखो ब्रिटेन से कौन कौन से प्रावधान है। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको संसदात्मक शासन व्यवस्था। सब जानते हैं कि संसद, जिसको ब्रिटेन में पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, और ब्रिटेन को ध्यान रखना विश्व में संसदों की जननी कहा जाता है, संसदों की जननी। और सब जानते हैं कि
संसद का जो कार्य है वो विधिवत रूप से पूरे देश में कानून बनाना होता है। और जो ये संसद है, इस संसद का उल्लेख भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है बच्चों 79 में संसद शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसमें आप सब जानते हैं राष्ट्रपति और 2 सदन शामिल होते हैं। तो संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? भारत के राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन जो सब जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, तो इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। और जो संसदात्मक जो व्यवस्था है वो हमने ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। और ब्रिटेन जिसको विश्व में संसदों की जननी कहा जाता है, और ब्रिटेन में आप सब लोग जानते हो अंग्रेजी भाषा प्रचलन में है, इसलिए वहाँ की संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। तो सेकंड प्रावधान देखिए, पहला समझ रहे होंगे आप संसदात्मक शासन व्यवस्था। सेकंड प्रावधान क्या है वो देखिए। सेकंड प्रावधान है संसदीय विशेषाधिकार। जो भारतीय संसद में जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके कौन कौन से विशेष अधिकार है, उनका जो प्रावधान भारतीय संविधान में है वो भी ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। और संसदीय विशेषाधिकार शब्द इनका उल्लेख भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद आता है बच्चों, अनुच्छेद 105 का उप अनुच्छेद 4, उसमें संसदीय विशेषाधिकारों का जिक्र देखने को मिलता। तो आपसे कोई पूछे कि संसदीय विशेषाधिकार है वो कौन से आर्टिकल में है, तो वो है आर्टिकल 105 के सब क्लोज 4 के ऊपर, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा तीसरा प्रावधान देखो, हमारे यहाँ एक पद है कलेक्टर का पद। वैसे देखा जाए तो कलेक्टर का पद 1773 में सर्जित हुआ था, जब हमारे यहाँ ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी। लेकिन हमें ध्यान में रखना है, आज जो जिले का सबसे बड़ा जिलाधिकारी होता है जिला कलेक्टर, ये जिला कलेक्टर का जो पद है ये पद भी ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि ये पद सर्जित कब हुआ था? जब यहाँ अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी शासन हुआ करता था, उस समय 1773 को ये अस्तित्व में आया। इसके अलावा देखो आप अगला प्रावधान, इसमें अगला प्रावधान है आपका विधि निर्माण की प्रक्रिया। आप सब जानते हैं कि विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि है, कानून है, वो संसद बनाती है। और विधि निर्माण की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है कि किस प्रकार दोनों हाउस में बिल पास होता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है और उनके सिग्नेचर के बाद वो विधेयक कानूनी रूप लेता है। तो ये विधि निर्माण की जो प्रोसेसिंग है, प्रक्रिया है, ये ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला प्रावधान देखिएगा बच्चों, इसमें अगला प्रावधान है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता कहने का मतलब यह है कि कानून के समक्ष सब लोग बराबर हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों न बैठा हो। तो विधि के समक्ष समानता जो शब्द है, वैसे देखा जाए तो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है बच्चों 40 अनुच्छेद 14, जो आपका समानता का मौलिक अधिकार है। समानता के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता शब्द परिभाषित किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा देखिए आप, उसके अलावा है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति बच्चों, आप सब जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति पद संविधान में सबसे बड़ा पद है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। संवैधानिक स्थिति का मतलब है संविधान में उसकी पोजीशन क्या है। आप सब जानते हैं राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है ना, और राष्ट्रपति ही देश में कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। भले ही उसको हम नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख मानते हैं, लेकिन सारे फैसले राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। और राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है, हाँ अंतर इतना है कि ब्रिटेन में ये पद वंशानुगत होता है, वहाँ महारानी या राजा का पद है, और हमारे यहाँ सब जानते हैं राष्ट्रपति का पद है। लेकिन ब्रिटिश संविधान पर आधारित ही है,
हमारे यहाँ जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और राष्ट्रपति सब जानते हैं, अनुच्छेद 52 में इस बात का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में ध्यान। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। चलो अगला देखो, इसमें अगला प्रावधान कौन सा है। एक पद आता है हमारे बच्चों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको बच्चों शॉर्ट में केग कहते हैं, सीएजी कट। सीएजी मतलब जो पूरे भारत में आय और व्यय का जो विवरण रखता है, लेखा जोखा रखता है, वो पद है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। ध्यान रखना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको के नाम से भी जाना जाता है, जो यह पद है ये भी ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, जिसका जिक्र बच्चों कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 148 में है। पद क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो ये जो प्रावधान है हमने ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ बच्चों और भी प्रावधान है जो ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, तो वो आप प्रावधान देख सकते हैं कि आप सब जानते हैं हमारे देश में मंत्री परिषद जिसमें मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ध्यान रखना, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कहने का मतलब यह है कि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को पद त्यागना पड़ता है। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस शब्दावली का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद है बच्चों 75, उसका उप अनुच्छेद 2, इसमें मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये प्रावधान भी ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। और ध्यान में रखना है, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से, यदि कोई आपसे पूछे कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रपति के प्रति। कि कोई भी मंत्री अपनी स्वेच्छा से अपना पद त्यागता है, रेजिग्नेशन देता है, तो वो किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया। तो बच्चों ब्रिटेन से ये महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो आपको अभी बताया गया है। अब हम अन्य देश से लेते हैं जिसमें प्रावधान, और वो देश आता है बच्चों आयरलैंड। तो ये दो देश, अब देखो बच्चों हमने दो देशों के बारे में जिक्र कर लिया जहाँ से प्रावधान लिए हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। अगला जो देश है वो आयरलैंड है। देखो बच्चों आयरलैंड से हमने लिए हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक आयरलैंड से हमने क्या लिए हैं, नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। इसके अलावा हमने आयरलैंड से शब्द क्या लिया है, वो लिया है हमने राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में व राज्यसभा में, लोकसभा में व राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा में और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करते हैं। तो ये भी हमने आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। और एक चीज को ध्यान रखना है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो ये तीन प्रावधान है जो आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में व राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद
54 में है, ध्यान में रखना है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के आप सब जानते हो भाग 3 में, क्या है भाग 3 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भाग 3 में है और अनुच्छेद है 36 से 51 तक। और आपसे यदि कोई पूछे कि आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्व कहां से ग्रहण किए हैं तो उस देश का नाम है बच्चों स्पेन। फिर देखो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 अन्य भारतीय सदस्यों को मनोनीत करते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा वर्तमान समय में लोकसभा में यह प्रावधान हटा दिया। और कब हटाया गया आपको ध्यान में रखना है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में हटा दिया है। और ये 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों 2019 में, सॉरी ध्यान रखना, जो 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत सदस्य किए जा रहे थे वो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में हटा दिया गया। और पहले ये मनोनयन का जो उल्लेख था वो अनुच्छेद 331 में था, अनुच्छेद 331 में था। और दूसरी चीज, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। कितने का? 12 सदस्यों का। तो आज यदि कोई पूछे आपसे कि राष्ट्रपति संसद में वर्तमान में कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं तो केवल वो राज्यसभा वाले 12 सदस्य लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है, पहले 14 सदस्यों का मनोनयन था। और ये जो 12 सदस्य हैं जो राज्यसभा में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वो किन से संबंधित होते हैं? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त। ध्यान रखना, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त हो। और इस बात का उल्लेख किया गया है बच्चों अनुच्छेद 80 के उप अनुच्छेद 3 में। तो राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वो अनुच्छेद 80 के उप अनुच्छेद 3 में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने आयरलैंड से, तो बच्चों हमने आयरलैंड से जो प्रावधान लिए हैं उनके बारे में चर्चा कर ली है। अब हम फ्रांस से कौन कौन से प्रावधान हमने ग्रहण किए हैं या फ्रांस के संविधान पर आधारित भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, चलो आगे। फ्रांस से कौन कौन से प्रावधान हमने ग्रहण किए हैं? फ्रांस जानते हो जहाँ 1789 में क्रांति भी हुई थी। और फ्रांस से जो प्रावधान हमने ग्रहण किए हैं वो प्रावधान में पहला शब्द है बच्चों गणतंत्र। आप सब जानते हो कि भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र। गणतांत्रिक राष्ट्र भारत को क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है राष्ट्रपति, वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। और वो किस प्रकार से निर्वाचित होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। किस रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। तो भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र है। ये बात यदि कहाँ लिखी हुई है तो आपको एक तो बात ध्यान में रखनी है, ये बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी ये शब्द उल्लेखित है। ध्यान रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को बताती है कि भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र है। और दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है, ये गणतंत्र शब्दावली है, गणतंत्र शब्दावली है, ये हमने फ्रांस से ग्रहण की है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि समानता है, स्वतंत्रता है और बंधुता है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये फ्रांसीसी क्रांति के 3 नारे थे। तो ये तीनों शब्दावली भी हमने कहां से ग्रहण की है? फ्रांस से ग्रहण की है। समानता आप सब जानते हो, समानता का जिक्र हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी किया गया है। स्वतंत्रता है, इसका भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। और बंधुता शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। थोड़ा सा ये देख लो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो देखो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आपको ध्यान रखना है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है जिनका जिक्र भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। एग्जामिनर कई बार
ये देखने को मिला है कि इनका क्रम पूछ लेते हैं। तो क्रम आपको यही ध्यान रखना है, विचार, नंबर 2 अभिव्यक्ति, नंबर 3 विश्वास, नंबर 4 धर्म और नंबर 5 उपासना। अब देखो समानता, समानता का जिक्र भी प्रस्तावना में किया गया। दो प्रकार की समानता है। कौन कौन सी? अवसर की समानता है और दूसरी है बच्चों प्रतिष्ठा। आपको ध्यान में रखना है, अवसर और प्रतिष्ठा, ये 2 प्रकार की जो समानता है इनका जिक्र भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और एक बंधुता जो शब्द है, ब्रदरहुड, भाईचारा, ये ध्यान रखना, इसका भी जिक्र कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया। तो फ्रांस से आपको इतना ही ध्यान रखना है, गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। और आगे हम जब चर्चा कर रहे हैं तो दक्षिणी अफ्रीका से हमने क्या क्या ग्रहण किया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और उसके बाद बच्चों कल हमारा सेकंड जो पार्ट आएगा उसमें पूरा विवरण आपको दे दिया जाएगा। तो हम दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया है वो हम देख लेते हैं। अब देखो, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान पर आधारित जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान है वो देखिए। दक्षिणी अफ्रीका आप सब जानते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका काफी समय तक ब्रिटिश हुकूमत रही। यहाँ पर भी गांधी जी के सहयोग से या नस्ल भेदी जो टिप्पणियां होती थी उनको समाप्त किया गया। तो दक्षिणी अफ्रीका से हमने सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ध्यान रखना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में किस प्रकार चेंजिंग की जाती है, बदलाव किया जाता है, ये हमने ग्रहण किया है दक्षिणी अफ्रीका से। आपको ध्यान में रखना है कि संविधान में जो संशोधन है वो सब जानते हैं, पार्लियामेंट करती है, संसद करती है, जिसको विधायिका भी बोलते हैं, व्यवस्थापिका भी बोलते हैं। और इस संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया जो संसद करती है उसका उल्लेख बच्चों अनुच्छेद 368 में है। ध्यान रखना, आपको आर्टिकल संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। और जो संविधान के 22 भाग हैं उसमें भाग 20 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की। हाँ, तो देख लो बच्चों कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है और भाग 20 में है। ये आपको ध्यान में रखना है। संविधान में जो संशोधन है उसकी ध्यान रखना है। आपको कितनी विधियां हैं? 3 विधियां संविधान में संशोधन की आपको ध्यान रखना है। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। और देखो, संविधान में संशोधन की जो 3 विधियां हैं उसमें आपको ध्यान में रखना है। यदि एग्जाम में पूछे कि संविधान में संशोधन की कितनी विधियां हैं तो आपको बताना है 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। और यदि आपसे ये पूछे कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की कितनी विधियां हैं तो बच्चों आपको 2 विधियां बतानी है। ऑलमोस्टली पूछे कि संविधान में संशोधन की कितनी विधियां हैं तो 3 बतानी है। और आपसे पूछे कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन की कितनी विधियां हैं तब आपको बतानी है 2। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और कल हमारा सेकंड पार्ट यही भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों से संबंधित रहेगा। तो आपको कैसा लगा उसके लिए आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारे मोमल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय सिया राम, राम राम सभी भाई बहनों को।